हेलो एंड गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, और स्वागत है आप सभी का फिनिक्स के यूट्यूब चैनल में। माय नेम इज़ परोमा चैटर्जी सेन एंड लेट अस बिगिन विद another good and energetic lecture of zoology in the chapter structural organization of animals। तो आज का हमारा मंडे मोटिवेशन क्या है भाई? मंडे ब्लूज को थोड़ा साइड में रखते हैं और कुछ मोटिवेशन की बातें करते हैं। आज का मोटिवेशन क्या है कि हम फाइनली इस टॉपिक को, एपिथेलियल टिश्यूज को, आज वाइंड अप करेंगे एंड वी विल बी स्टार्टिंग विद अ न्यू टिश्यू जिसका नाम है कनेक्टिव टिश्यू, राइट। तो देखो, पिछले कुछ लेक्चर्स से हमने खूब सारी मेहनत करी, हमने सारी डिटेल्स कर डाली कि एपिथेलियल टिश्यू होता कैसा है, दिखता कैसा है ना, कितने टाइप्स के होते हैं, शेप्स कैसा है, राइट। और मुझे जहाँ तक याद है कि हमने लास्ट लेक्चर में ग्लैंडुलर एपिथेलियम पे एंड किया था, है ना। और मैंने टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स में मैंने आपको एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन समझाया। एंडोक्राइन में मैंने क्या बोला कि अगर हॉर्मोन्स की बात करते हैं बच्चों, पर्टिकुलरली हॉर्मोन्स की अगर हम बात करते हैं ना, तो वो एंडोक्राइन है। मतलब दीज आर डक्टलेस ग्लैंड्स, उसको अलग से किसी डक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है टारगेट ऑर्गन तक पहुंचने के लिए, राइट। लेकिन अगर हम एक्सोक्राइन की बात करें तो हॉर्मोन्स को छोड़ के जितनी भी सिक्रीशन है ना, सब एक्सोक्राइन में आती है, राइट। और ऐसे ग्लैंड्स में, यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में, आपको इनवेरिएबली एक डक्ट की जरूरत पड़ेगी ही, राइट। यहाँ तक तो क्लियर था। अब एक्सोक्राइन में भी हमने देखा कि भाई ये जो सेल होते हैं, ग्लैंड्स के जो सेल होते हैं ना, वो रिलीज कैसे करते हैं सिक्रीशंस को। तो उसमें मैंने आपको एक चीज समझाई थी, वो है मीरोक्राइन, कि सेल्स एज इट इज रहेंगे, सेल्स में कोई चेंजेस नहीं आएगी, सिर्फ जो है सिक्रीशंस बाहर निकलेगा। और एक एग्जाम्पल मैंने दे दिया था, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स या फिर सलाइवरी ग्लैंड्स। तो एग्जैक्टली इसी टॉपिक से, एग्जैक्टली इसी पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, मंडे ब्लूज को साइड में रखो और एनर्जेटिक होकर आज का लेक्चर स्टार्ट करें। चलिए, तो हमारा टॉपिक ये था दैट हाउ ग्लैंड सेल्स तो देखिए, ये जो टॉपिक है ना हमारा, हाउ द ग्लैंड सेल्स और हाउ द सेल्स ऑफ द ग्लैंड, जो भी कहिए, रिलीज द सिक्रीशन। तो इसके ना 3 पॉइंट है। तो अपन ऐसे 3 का डायग्राम लिखेंगे, है ना, और नीचे ही उसके एग्जाम्पल से थोड़ा वो जो एक्सप्लेनेशन है वो लिख डालेंगे। तो यहाँ तक समझ में आया? ऑलराइट, चलो। तो सबसे पहले तो हमने मीरोक्राइन से स्टार्ट करा था। तो जैसा कि अभी तक हमने सभी एपिथेलियल सेल्स में बनाया है, ये क्या है बच्चों? बेसमेंट मेम्ब्रेन, है ना। अब तो रट जाना चाहिए। राइट। अब इसके ऊपर इस टाइप से सेल्स होते हैं। चलो, इसका न्यूक्लियस भी हमने नीचे ही बना लिया। और इसकी मान लो ये वाली जो सिक्रीशन है ना, ये सिर्फ सिक्रीशन से ही बाहर आ रही है। सारे सेल से सिर्फ सिक्रीशन बाहर आ रहा है। ये देखो, अगर सिर्फ सिक्रीशन बाहर है तो इट इज अ मीरोक्राइन ग्लैंड। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड। यहाँ तक डन, राइट। आप एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं सलाइवरी ग्लैंड। यहाँ तक तो इजी है, यहाँ तक तो क्लियर ही था, लास्ट लेक्चर में हमने किया था। और अगर आपने लास्ट लेक्चर थोड़ा ध्यान से सुना था, थोड़ा ऐसे जग के सुना था, तो शायद आपको ये पॉइंट याद भी रहा होगा। चलो भाई, तो आज हम स्टार्ट करते हैं, इसी का कंटिन्यूएशन है ना। ये था अपना फर्स्ट वेराइटी, हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड वेराइटी। तो सेकेंड वेराइटी, चलो यहाँ पे लिखते हैं एपोक्राइन। एपोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं ना, थोड़े से अलग टाइप के होते हैं।
होता है। इसमें क्या होता है, जैसे आप सेल का ऐसा एपेक्स देखते हैं, है ना, जो ऊपर वाला सेक्शन इसको बोलते हैं एपेक्स, जो नीचे वाला सेक्शन उसको क्या बोलते हैं, बेस, है ना। जो भी पार्ट ऐसे ब्रॉड सा दिखेगा दैट विल बी द बेस, ठीक है। तो ये में से मान लो सेल का एपेक्स है, सेल का हेड है, राइट, ये उसका बेस है, तभी तो नाम पड़ गया बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये उसकी न्यूक्लियस है, ओवल एंड प्लेस्ड एट द सेंटर। क्योंकि बच्चों देखो हमने सेल की शेप कैसे बनाई है, लंबी बनाई है ना, इलोंगेटेड बनाई है, तो कॉलमनार रिप्रेजेंट कर रहा है, और कॉलमनार जब भी बनाते हैं न्यूक्लियस कैसा होना चाहिए, ओवल होना चाहिए, और प्लेस्ड एट द बॉटम होना चाहिए। अब देखो अगर मुझे इसकी सीक्रेशन निकालनी है, राइट, चलो यहाँ पे हम लेबल कर देते हैं 1 2 3 4 5, पांचों सेक्रेटरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फोर्थ वाला ही सीक्रेशन रिलीज करेगा, अगर ऐसा होने लगा फिर तो यूनिक मतलब तुम्हारा यूनिक ग्लैंड्स हो गए ना, है ना, यूनिसेलुलर ग्लैंड्स हो गए ना, लाइक अगर एक ही सेल रिलीज करे, हम मल्टी सेलुलर की बात कर रहे हैं, बराबर। अब देखो सभी रिलीज करते हैं, मैंने सिर्फ तुमको एग्जाम्पल लेने के लिए मैं ऐसा समझा रही हूँ कि मान लो 5th सेल है, इसको तुरंत रिलीज करना है, राइट। अगर इसको तुरंत अपनी सिक्रीशन रिलीज करनी है सेल से, सिर्फ सिक्रीशन बाहर नहीं आएगा बेटा, सिक्रीशन के साथ साथ इसका ये जो एपिकल पार्ट है ना, ये भी कट के बाहर आ जाएगा। देखो कैसे, देखिए सबसे पहले तो ये यहाँ से इस तरीके से डिटैच होंगे, ठीक है, तो आपको सेल का अपर पार्ट इस तरीके से दिखेगा, एंड ये जो सिक्रीशन होगी वो इसके अंदर होगी। तो आप चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं दैट the secretion is released along with the apical part of the cell। और पता है इसके लिए ना एक टर्म है, the apical part of the cell is pinched off। pinch का मतलब क्या है, पिंच करता है ना, राइट, परेशान करते हो ना आप अपने आसपास के दोस्तों को, पिंच करते हो ना, परेशान करते हो क्लास के बीच में, बिल्कुल वैसे, राइट। तो ये जो सेल है यहाँ से सिक्रेशन कैसे बाहर आएगा, द एपिकल पार्ट ऑफ द सेल इज पिंच्ड ऑफ, राइट, ऐसे डिटैच होता है सिक्रेशन के साथ, डिसइंटीग्रेट करते हैं एंड द सिक्रेशंस आर रिलीज्ड, राइट। तो देखो ये अपना फर्स्ट पॉइंट हो गया, बराबर, और ये अपना सेकंड पॉइंट हो गया। चलो अब तो एक्सक्लेमेटरी मार्क भी लगाते हैं, तो याद रहना चाहिए, एपिकल पार्ट ऑफ द सेल इज पिंच्ड ऑफ, राइट। और एपिकल पार्ट ऑफ द सेल के साथ क्या बाहर आता है बेटा, ये सिक्रीशन। तो यहां तक समझ में। अब तुम लोगों के दिमाग में अगर तुम ये ध्यान से फॉलो कर रहे हो तो एक क्वेश्चन तुरंत आना चाहिए कि मैम अगर ये वाला पार्ट यानी कि ये जो एपिकल पार्ट अगर पिंच्ड ऑफ हो रहा है, इसका मतलब सेल तो डैमेज हो रहा है ना, तो फिर अगर सेल डैमेज हो गया फिर ये क्या हो रहा है, मतलब ये तो पूरा टिश्यू ही ऐसे धीरे धीरे करके डैमेज हो जाएगा। तो चलो याद करो हमारा फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको क्या समझाया था, दैट एपिथेलियल टिश्यू हैज हाई रीजनरेशन पावर। वो याद है मैंने वो आर्मी वाला एग्जांपल दिया था, जैसे बॉर्डर पे जो आर्मी इस तरीके से तैनात होते हैं, राइट, अगर उनमें से किसी एक इंसान को भी वहां से हटा दिया गया तो बीच में गैप क्रिएट होगा, तो दुश्मन वहां से एंटर कर सकते हैं ना। यहाँ पे अपने दुश्मन कौन है अपने दुश्मन, जर्म्स है, पैथोजन से वो एंटर कर सकते हैं कि नहीं, राइट। इसीलिए एपिथेलियल टिश्यूज के पास कौन सी पावर होती है, हाई रीजनरेशन पावर की, सबसे ज्यादा सेल डिवीजन होता है इसमें, क्विक सेल डिवीजन होता है, राइट। तो अगर मान लो यहाँ का एक सेल पिंच्ड ऑफ भी ऐसा हो रहा है, उसका एपिकल पार्ट पिंच हो रहा है या फिर वो डैमेज हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्रॉपर्टी तो अभी भी वही है ना, है तो एपिथेलियल टिश्यू, वापस से क्या होता है, रीजेनरेट हो जाता है, राइट। तो ये कभी भी ऐसे मत सोचना कि सेल्स डैमेज हो जाएंगे फिर तो ये ग्लैंड ही खराब हो गया, नहीं। अगर ऐसा क्वेश्चन दिमाग में आता है तुरंत दिमाग को समझाना है वही हाई रीजेनरेशन पावर है
कैसे रिलेट करोगे? मेरे आर्मी वाले एग्जाम्पल से। यहाँ तक क्लियर है? येस और नो? तो चलो सेकेंड वाला पॉइंट क्लियर हो गया ना। अब बस थर्ड करना है और इस ग्लैंड वाले टॉपिक को यहाँ पे क्लोज करना है। चलो तो थर्ड आता है होलोक्राइन ग्लैंड। होलोक्राइन, होलो ये जो टर्म है ना बेटा, इसका मतलब होता है एंटायर। जैसे मान लो एंजाइम्स को हम होलोजाइम भी बोलते हैं, मतलब कंप्लीट एंजाइम। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ कंप्लीट बॉडी, अ कंप्लीट स्ट्रक्चर, उसको हम होलो बोलते हैं, राइट। और क्योंकि हम ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे होलोक्राइन का मतलब है सिक्रीशन को निकालने के लिए ना, ध्यान से सुनना, सिक्रीशन को निकालने के लिए पूरा सेल एक साथ फट जाता है, ठीक है। द एंटायर सेल विल बर्स्ट ओपन, तब जाके सिक्रीशन बाहर निकलेगा। एपोक्राइन में क्या हो रहा था बेटा? पूरा सेल नहीं फट रहा था, सिर्फ उसका एपिकल पार्ट पिंच ऑफ हो रहा था। ओनली द एपिकल पार्ट वाज गेटिंग पिंच्ड ऑफ, was getting disintegrated to release the secretion. Holocrine में क्या हो रहा है? The entire cell is getting burst open to release the secretion, right? तो देखो इसका डायग्राम अपन कैसे बनाएंगे? हम कॉलमनार सेल्स ही ले रहे हैं मोस्टली। अगर मुझे इसका पूरा सेल लाइज करना हुआ है ना, तो किस तरीके से लाइज करना है ना, लाइज करवा दिया। अब यहां से बाहर आ जाता है सिक्रीशंस। सिक्रीशन कम्स आउट। तो यहाँ पे तुम चाहो तो एक पॉइंट लिख सकते हो, दैट द एंटायर सेल bursts open to release the secretion। यहाँ तक समझ में आया? अगर यहाँ तक समझ में आया तो जल्दी से मुझे एक थम्स अप भेज दो कि भाई यहाँ तक ग्लैंड वाला सेक्शन तो पूरा कंप्लीट है। अब देखिए मैं आपको एक क्विक रिविजन कराती हूँ। अगर मीरोक्राइन है तो सिर्फ सिक्रीशन बाहर आएगा, अगर एपोक्राइन है सो ओनली द एपिकल पार्ट विल बी पिंच्ड ऑफ, एंड अगर होलोक्राइन है तो पूरा का पूरा सेल डिसइंटीग्रेट कर जाएगा, पूरा का पूरा सेल लाइस कर जाएगा। यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है बेटा। अगर ये सेल लाइस कर रहा है तो इसको रीजनरेट करने की पावर भी इसके पास है, तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे तुम इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो, ऑयल ग्लैंड। ऑयल ग्लैंड को दूसरा क्या बोलते हैं? सीबेशियस ग्लैंड। ऑयल ग्लैंड को दूसरा क्या बोलते हैं? सीबेशियस ग्लैंड। अब क्वेश्चन आ सकता है सीबेशियस ग्लैंड कहाँ है? ऑयल कहाँ पे मिल रहा है तुमको? ये पे पूरी बॉडी में तेल कहाँ मिल रहा है? तो देखो याद करो, ये जो कभी कभी ईयर्स में इचिंग होती है, फिर आप एक अजीब सी एक्टिविटी करते हो, ये जो ड्रिल करने की एक्टिविटी करते हो ना, what are you doing actually? What are you scratching? What is that yellow or brown color substance? Gross, I know, but what is that actually? That is ear wax, है ना? That is sebum, that is cerumen. तो यहाँ पे क्या present है actually? ear wax या फिर sebaceous glands। तो बताओ glands वाला topic complete है, समझ में आया? अगर glands वाला topic complete है तो बस ज़्यादा देर नहीं, 5 मिनट मुझे और दो, 10 मिनट, 5 से 10 मिनट मुझे और दो, हम ये टॉपिक को कंप्लीट करके आज के आज ही स्टार्ट कर देंगे कनेक्टिव टिश्यू। तो चलो यहाँ पे लास्ट हेडिंग डाल लो इसका, कंपाउंड एपिथेलियम। देखो बायो में कभी भी कंपाउंड टर्म आ जाए ना, समझ जाना अपन थोड़ा कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं। इतनी देर से क्या पढ़ रहे थे? सिंपल एपिथेलियम, यानी कि सिर्फ सेल्स की एक लेयर प्रेजेंट है, राइट। कंपाउंड एपिथेलियम या कॉम्प्लेक्स एपिथेलियम में क्या होता है? तो बहुत सारे सेल्स मिलते हैं, एक के ऊपर एक बहुत सारे सेल्स मिलते हैं। अब तुम सोचो, अगर एक लेयर है, दूसरी लेयर, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे बहुत सारे लेयर्स हैं,
तो क्या उनमें डिफ्यूजन हो पाएगा, क्या उनमें एब्जॉर्प्शन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि देखो एब्जॉर्प्शन में, डिफ्यूजन में सेल्स कैसी होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए ना। तुम ऐसे इमेजिन करो, दो हाउसेस हैं, ठीक है, बीच में एक बड़ी सी दीवार है। वह वापस से मेरा वही वाला एक्सपेरिमेंट, ब्रांड प्रमोशन नहीं है भाई, ध्यान से पहले ही समझ लो, कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं हो रहा है यहाँ पे, मैं तो बस एग्जांपल ले रही हूँ। तो बीच में एक वॉल है और काफी मोटी सी वॉल है, मतलब बहुत मोटी, इमेजिन करो। अब उसमें अगर तुमको खिड़की बनाना पड़े तो कितना सारा, मतलब तुमको कंस्ट्रक्शन कितना सारा करना पड़ेगा, नहीं कितना सारा तुमको वो एक स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा, बहुत सारा मेहनत है। अल्टीमेटली पता चला कि वो वॉल ही वीक हो गया है ना, और मतलब वो प्रॉपरली शेयरिंग, वो जो जिस पर्पस के लिए हम जो विंडो क्रिएट कर रहे थे, कम्युनिकेशन करवाने के लिए दो हाउसेस के बीच में, वो हो ही नहीं रहा है, क्योंकि वॉल को पियर्स करने में, पेनिट्रेट करने में इतना टाइम जा रहा है, राइट। तो कंपाउंड एपिथेलियम में ऐसे ध्यान रखना बच्चों, दैट क्योंकि इतने सारे सेल्स की लेयर है ना, तो ऐसा डिफ्यूजन, एब्जॉर्प्शन पॉसिबल नहीं होता है ना। इट हैज वेरी वेरी लिटिल रोल, और यू कैन से लीस्ट रोल इन एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। तो इसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन। जितना स्ट्रॉन्ग दीवार उतना स्ट्रॉन्ग और टफ उसका लेयर। एग्जाम्पल स्किन ले लो, किसी की मजाल है, कोई ऐसा बैक्टीरिया पैथोजन बता दो जो बिना किसी मतलब हिंड्रेंस के स्किन के अंदर एंटर कर जाए। वुंड होना चाहिए ना, कोई कट तो लगेगा तभी तो एंटर कर पाता है, ऐसे थोड़ी कोई बैक्टीरिया एंटर कर जाएगा। क्यों? क्योंकि किससे बना है, अपनी स्किन किससे बनी है, कंपाउंड एपिथेलियम से, ऐसे याद रखना। आई बात समझ? तो इसका एक फंक्शन तो यहाँ पे लिख सकते हो, इट हैज लीस्ट और नो रोल in absorption, diffusion, यहाँ पे, एंड मेन फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन इज, थोड़ा हाईलाइट करके लिखते इसको, तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन। यहाँ तक समझ में? तो बस, और ज्यादा तो नहीं, थोड़ा सा वेट और इसके टाइप्स देख लेते हैं, पक्का फिर ये खत्म। चलो, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम। तो कंपाउंड एपिथेलियम के बच्चों जो क्लासिफिकेशन होती है ना, वो बहुत ज्यादा ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं होता। आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ आपको दो क्लासिफिकेशंस पढ़नी है, एक होता है स्ट्रैटिफाइड और दूसरा ट्रांजिशनल। Stratified epithelium and transitional epithelium. चलो देखो, स्ट्रैटिफाइड टर्म देखो, मैंने तुमको पहले भी एक्सप्लेन कर रखा है जब हम स्यूडो स्ट्रैटिफाइड पढ़ रहे थे। स्ट्रैटिफाइड का मतलब होता है बेटा मल्टी लेयर्ड। अब तो अपन मल्टी लेयर्ड वाले ही एपिथेलियम की बात कर रहे हैं ना, बहुत सारे लेयर्स है, तभी तो नाम क्या है, कंपाउंड एपिथेलियम। तो स्ट्रैटिफाइड में ना आप दो फर्दर क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। अगर स्ट्रैटिफाइड है और उसमें एक प्रोटीन है जिसका नाम है केराटिन, तो उसको क्या बोलेंगे, केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम।
तक क्लियर है, राइट? और अगर हम केराटिनाइज स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम की बात करें तो बच्चों देखो ये सब जो टर्म्स है ना केराटिनाइज्ड, हम पिछले देखो कुछ लेक्चर्स से ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। केराटिन कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारे हेयर में, हमारे नेल्स पे प्रेजेंट होता है ना। और केराटिन का प्रेजेंस की वजह से क्या होता है? हार्डनेस होता है, टफनेस होता है, इम्परमीवियस टू वाटर होता है, राइट? इम्परमीवियस का मतलब क्या होता है? इम्परमेबल, यहाँ से वाटर पास नहीं कर सकता। अब तुम सोचो, अभी अगर तुम मेरे साथ ये लेक्चर अटेंड कर रहे हो ना, अभी एक एक्सपेरिमेंट करो, बगल में जो वाटर की जो ग्लास रखी है फिर बॉटल रखी है ना, कुछ नहीं करना, अपने हाथ के ऊपर डालो। क्या तुम्हारा हैंड उस वाटर को सोक कर रहा है या फिर वो पानी ऐसे नीचे गिर रहा है? क्या हो रहा है मुझे बताओ? सोक कर रहा है या ये वाटर, मतलब ये जो वाटर है वो ऐसे जो स्किन की लेयर है अपनी वो ऐसे खींच ले रहा है अंदर, या फिर वो ऐसे गिर जाता है पानी? तुमने नोटिस किया होगा कि पानी गिर जाता है। क्यों गिर जाता है भाई? क्योंकि यहाँ पे केराटिन है। केराटिन वाटर को मतलब वाटर से मतलब वाटर की परमिएबिलिटी को अलाउ नहीं करता है, वाटर को अलाउ नहीं करता है स्किन के अंदर। ऐसा नहीं है कि जैसे बारिश में तुम निकल गए पूरी बॉडी जो है धीरे धीरे वाटर को सोक कर रही है और हम ऐसे धीरे धीरे फूल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? पानी हमेशा पीना ही पड़ता है, आप ऐसे स्किन से ऐसे पानी नहीं ले सकते, है ना? तो यहाँ पे आप एक पॉइंट इस तरीके से लिख सकते हैं दैट दिस makes the surface impermeable to water, है ना? This makes the surface impermeable to water. यहाँ तक क्लियर? और इसका आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, एक ही एग्जाम्पल में लिखवाऊंगी ताकि तुमको जल्दी याद हो, दैट इज स्किन। हमेशा याद रखना क्या, कौन सा एक्सपेरिमेंट? वाटर लो, हाथ के ऊपर डालो, देखो वो एब्जॉर्ब कर रहा है या फिर नीचे गिर रहा है ना? एब्जॉर्ब तो कभी नहीं होगा, नीचे गिर जाएगा, इसका मतलब वो परमिएबल नहीं है। चलो नेक्स्ट अगर केराटिन प्रेजेंट है ही नहीं तो क्या कहेंगे उसको? नॉन केराटिनाइज्ड। नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। तो इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं इनर लाइनिंग ऑफ चीक, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा ईसोफेगस, एंड थर्ड वन आप एक और लिख सकते हैं फेरिंग्स। तो अगर आप चीक देखो, चीक की इनर लाइनिंग की बात हो यानी कि माउथ के इंटरनल पार्ट में, वहां पे अगर आप एक फोर्सेप लेके ना थोड़ा सा स्क्रैप करना है, आर पार नहीं करना है, स्क्रैप आउट करना है ना, स्कूप आउट करना है। मान लो ये इनर लाइनिंग ऑफ द चीक है और ये तुम्हारा वो फोर्सेप है, तो इसको बस ऐसे स्क्रैप करना है, दैट इज इट, जस्ट अ सिंपल स्क्रैप, राइट? एक सिंपल टच करना है। उसके बाद आपको इसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि तुमको इस टाइप से पॉलीगोनल शेप के सेल्स मिलेंगे, बहुत सारे लेयर्स में अरेंज्ड मिलेंगे। और बच्चों बताओ ऐसे पॉलीगोनल शेप कहाँ पे मिलते हैं तुमको? स्क्वामस एपिथेलियम में मिलते हैं ना। तो यही अगर स्क्वामस एपिथेलियम की मल्टी लेयर तुम बना लो तो वो क्या हो जाएगा? नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। आपको यही वाली एपिथेलियम और कहाँ पे मिलेगी? फेरिंग्स में, ईसोफेगस में। यहाँ तक समझ में आया बच्चों? यस और नो? अब देखो क्योंकि केराटिन नहीं है सो या फिर हेंस इट इज परमिएबल टू वाटर। क्यों? क्योंकि केराटिन नहीं है। तो यहाँ पे तुम चाहो तो इस तरीके से अटैच कर सकते हो एक और पॉइंट, राइट? यहाँ तक समझ में? अब जल्दी से आ जाओ ट्रांजिशनल पे। ट्रांजिशनल का एक मतलब ऐसे दिमाग में रखना दैट उसमें स्ट्रेचिंग की प्रॉपर्टी होती है बच्चों, ठीक है? वो चाहे तो स्ट्रेच कर सकता है। अब बताओ हमारे बॉडी में ऐसे स्ट्रेच करने वाले ऑर्गन्स कहाँ पे? एक तो लंग्स है ना, एक इजी सा एग्जांपल, एयर एंटर कर रहा है, लंग्स स्वेल अप कर रहा है, हम एक्सेल कर रहे हैं,
ऐसे जो है लंग्स डिफ्लेट कर रहे हैं, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन चल रहा है ना। और अगर हम यूरिनरी ब्लैडर की बात करें तो जैसे जैसे आप पानी पीते जाते हैं, किडनी उस वाटर को फिल्टर आउट करते जाता है टॉक्सिन्स वगैरह के साथ, तो क्या होता है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है। और यूरिन स्टोर कहाँ पे हो रहा है, टेम्पोररीली ब्लैडर में हो रहा है ना। तो एक सर्टेन पॉइंट के बाद ब्लैडर धीरे धीरे स्वेल करता है, तब आपको एक तुरंत एक ब्रेन से एक सिग्नल आती है कि भाई जाओ वॉशरूम जाओ, है ना, राइट। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच कर रहा है, और उसमें स्ट्रेचिंग का मैकेनिज्म किसके वजह से हो रहा है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम की वजह से, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस एपिथेलियम allows elastic nature in organs। और उसका आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं यूरिनरी ब्लैडर एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं यूरेटर। ठीक है, अगर आपके यूरिनरी ब्लैडर यूरेटर रिलेट नहीं हो रहा है तो ऐसे समझो, ये किडनी, यहाँ से कैसे पाइप जैसा कुछ निकलता है, राइट। ये यूरिनरी ब्लैडर, ये होता है यूरेथ्रा, ये होता है ओपनिंग। तो ये दोनों क्या है बेटा, यूरेटर। ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। है ना। और ये वाली जो सरफेस है उसका नाम क्या है, ये वाली जो ट्यूब है पतली सी उसका नाम क्या है, यूरेथ्रा। काफी यू वाले वर्ड्स हो गए आज, है ना। तो ध्यान रखना, किडनी से जो कनेक्टिंग ट्यूब निकलता है फॉर ब्लैडर इट इज कॉल्ड एज यूरेटर, और यूरिनरी ब्लैडर से जो ट्यूब अराइज होता है उसको बोलते हैं यूरेथ्रा। यहाँ तक क्लियर, यस और नो। तो इसी नोट पे हम कंप्लीट करते हैं एपिथेलियल टिश्यू, राइट। तो देखो हमारा सिंपल एपिथेलियम कंप्लीट हो चुका है, कंपाउंड एपिथेलियम कंप्लीट हो चुका है। तो क्योंकि टाइम बचा है तो लेट अस स्टार्ट विथ अनदर टिश्यू कॉल्ड एज कनेक्टिव टिश्यू, राइट। इसके पहले अगर कोई डाउट्स वगैरह है तो मुझे ज़रूर बताते जाओ, मुझे ज़रूर लिखते जाओ। मुझे अच्छा लगेगा कि एटलीस्ट इससे मुझे ये रियलाइज़ हो जाएगा कि तुम लोग पढ़ रहे हो, मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर पा रहे हो, है ना। तो अगर डाउट है तो वो भेजो, अगर पसंद आ रहा है तो डू नॉट फॉरगेट टू पुट अ थम्स अप। चलिए, तो आज का एक नया हेडिंग बनाइए, एक फ्रेश हेडिंग बनाइए, कनेक्टिव टिश्यू। टिश्यू हमने कंप्लीट किया और उसका काम क्या था, हमने एब्जॉर्प्शन, डिफ्यूजन, सिक्रीशन, प्रोटेक्शन ऐसे फंक्शंस देखे हैं ना। और हमने ये भी नोटिस किया दैट एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं वो किसी भी ऑर्गन के बाहर की तरफ भी होते हैं, आउटर लाइनिंग पे भी होंगे या फिर इनर लाइनिंग पे भी होंगे, राइट। दोनों सर्फेसेस में पॉसिबल हो सकते हैं। अब तो देखो हमें ये भी पता चल गया दैट एपिथेलियम टिश्यू इज प्रेजेंट ऑन द एंटायर आउटर सर्फेस ऑफ द बॉडी, भाई स्किन पे है ना। अगर हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करें ना तो याद करो, जब भी हम एक एपिथेलियल टिश्यू का डायग्राम बनाते हैं कैसा बनाते हैं, ये मान लो एक स्टैंडर्ड एपिथेलियम सेल, बीच में उसका राउंड सा न्यूक्लियस, यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन, और यहाँ पे क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है ना। ये पूरी लेयर क्या है बच्चों, कनेक्टिव टिश्यू। तो आज हम यही से स्टार्ट करने वाले हैं कि ये जो एपिथेलियल सेल जिससे अटैच्ड रहता था वो क्या है भी, है ना। अब देखो कनेक्टिव टिश्यू नाम से कुछ कनेक्शन सा दिमाग में आ रहा है ना, कुछ तो कनेक्ट करता है। किसको कनेक्ट करता है, दो ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है ना। फिर बॉडी के जितने भी पार्ट्स है जिसको एक ही प्रॉपर स्पेस में रखना है उसको कौन कनेक्ट करके रखता है, कनेक्टिव टिश्यू, राइट। हमारे बॉडी में एक और बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन सेटअप होता है जिसको हम कहते हैं ब्लड, लिम्फ, है ना। ऐसे शायद ही बहुत कम पार्ट्स होते हैं अपने बॉडी के जहाँ पे ब्लड की सर्कुलेशन नहीं होती है, राइट। ये समझ में आया बच्चों दैट कोई भी टिश्यू अगर कनेक्शन सेटअप करे तो उसका नाम क्या हो जाएगा, कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ तक क्लियर है ना। तो ये काफी अबंडेंटली प्रेजेंट होता है हमारे पूरे बॉडी में। और अगर हम ऐसे भी देखें ना तो कनेक्टिव टिश्यू जो है ना वो 3 सब पार्ट से बना है, मैट्रिक्स,
सेल्स एंड फाइबर्स। कौन कौन से? मैट्रिक्स, सेल्स एंड फाइबर्स। तो चलिए सबसे पहले ना कुछ इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं। तो भाई प्यारे बच्चों, जब भी हम टिश्यूज पढ़ते हैं हम उसकी ओरिजिन देखते हैं कि नहीं? तो चलो आज का तुम्हारा क्वेश्चन ये है दैट एपिथेलियल टिश्यू की ओरिजिन क्या है। जब भी आप मेरा वीडियो देखें या फिर अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं ऑलरेडी, तो मुझे फटाफट कमेंट करके बताना है कि एपिथेलियल टिश्यू की ओरिजिन क्या है। मैं आपको कनेक्टिव टिश्यू की ओरिजिन बता देती हूँ। सो द ओरिजिन इज mesoderm, right? I'm sorry. Origin is mesoderm, और आप ये कह सकते हैं abundantly present in our body. And third important point is these tissues are made up of 3 basic parts। बच्चों कौन कौन से वो देखो। सबसे पहला तो मैट्रिक्स, दूसरा क्या है? सेल्स, और तीसरा क्या है? फाइबर्स। मैट्रिक्स, सेल्स और फाइबर्स। और आप अपने बुक्स में जो भी क्लासिफिकेशन वगैरह देखते हैं ना कि कनेक्टिव टिश्यू के इतने टाइप्स होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, उसका बेसिस क्या है? तो इन्हीं सब की कॉम्बिनेशन, ठीक है, इन्हीं सब के प्रेजेंस या एब्सेंस के कॉम्बिनेशन के बेसिस पे ही हम कनेक्टिव टिश्यू को क्लासिफाई करते हैं। तो क्लासिफिकेशन तो भले हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, एटलीस्ट आज तुम ये सीख के जाओ मेरे साथ कि मैट्रिक्स क्या होता है, सेल्स क्या होता है, फाइबर्स क्या होता है ना। चलो मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो हर एक टिश्यू में देखो कुछ ना कुछ एक नॉन लिविंग पार्ट होता है। अगर एपिथेलियल टिश्यू की हम बात करें तो उसका नॉन लिविंग पार्ट कौन सा है? जल्दी से बताओ। अगर एपिथेलियल टिश्यू है तो उसका नॉन लिविंग पार्ट कौन सा है? चलो मैं हिंट दे देती हूँ, बेसमेंट मेम्ब्रेन, है ना। बेसमेंट मेम्ब्रेन इज ऑलवेज द नॉन सेलुलर पार्ट। और कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम बात करें तो उसका नॉन सेलुलर पार्ट क्या होगा? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है बच्चों? इट इज द नॉन सेलुलर पार्ट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। नॉन सेलुलर क्यों बोला? सबसे पहले तो ये समझ लो कि हम सेलुलर कब बोलते हैं। सेलुलर कब बोलते हैं बच्चों? जब एक पूरे मेम्ब्रेन के अंदर आपको ऑर्गेनेल्स दिखे, आपको साइटोप्लाज्म वगैरह दिखे, तो वो एक सेल। अगर कोई ऑर्गेनेल्स ना दिखे, सिर्फ आपको कुछ बायोमोलिक्यूल्स का गुच्छा दिखने लगे, है ना, कुछ प्रोटीन्स है, कुछ लिपिड्स है, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स है, ऐसा ही कुछ ऐसा मिक्सचर दिखने लगे, दैट्स नॉट सेल, that is just non-cellular organization. Similarly, matrix क्या है बच्चों? This is a non-cellular organization या फिर non-cellular part of connective tissue। इसको दिमाग में एकदम बैठा लेना। और ये किससे बना है? भी non-cellular, तब से तो मैं बोल रही हूँ। So this is made of mucopolysaccharides। This is made up of mucopolysaccharides. For example, देखो, अब मैं तुमको mucopolysaccharides का एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, hyaluronic acid। ठीक है, it is made up of mucopolysaccharide और it is made up of mucopolysaccharide जिसका एक एग्जाम्पल है hyaluronic acid। ये समझ में आया है ना? यहाँ तक क्लियर है ना? मैट्रिक्स क्या है बच्चों? एक नॉन सेलुलर पार्ट, उसमें सेल के ऑर्गेनल्स है ही नहीं, उसमें सिर्फ क्या है? बायोमोलिक्यूल्स का एक एमलगमेशन है, एक
बस एक कह सकते हो कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर सा बन गया, बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स जुड़ के। और यहाँ का बायोमोलिक्यूल्स मेजॉरिटी में कौन सा है, तो म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। और म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स का एक एग्जांपल मैंने बताया हाइयालुरोनिक एसिड, राइट, हाइयालुरोनिक एसिड। अब देखो हम सेल्स की अगर बात करें तो सेल्स कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको आज तो सिर्फ आपको एक लिस्ट दे देती हूँ कि भाई कौन कौन से होते हैं। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम कमिंग क्लासेस में। तो देखो सेल्स में एक तो तुम लिख सकते हो फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट। नेक्स्ट लिख सकते हो तुम मास्ट सेल्स, नेक्स्ट मैक्रोफेज, ठीक है। एक और चलो मैं लिखवा देती हूँ क्रोमैटोफोर्स, प्लाज्मा सेल्स, राइट, एडिपोज सेल्स, और एक होता है बेटा बोन या कार्टिलेज सेल्स, बोन एंड कार्टिलेज सेल्स। यहां तक समझ में? तो सेल्स में आपको क्या क्या पढ़ने फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल्स, मैक्रोफेज, क्रोमैटोफोर्स, प्लाज्मा सेल्स, एडिपोज सेल्स, बोन एंड कार्टिलेज सेल्स। यहाँ तक क्लियर? अब लास्ट देख लेते फाइबर्स में भी क्या क्या पढ़ना है। तो देखो अपने बॉडी में ना 3 टाइप के फाइबर्स होते हैं। एक होते हैं इलास्टिक फाइबर्स, एक होते हैं व्हाइट कोलाजन फाइबर्स, और एक होता है काफी सॉफ्ट सा डेलिकेट सा रेटिकुलर फाइबर्स। तो यहाँ तक समझ पाए? ये एक बेसिक चीजें समझ में आ गई बेटा। तो ऐसे याद रखना है कि अगर हम मैट्रिक्स की बात करते हैं, ऐसा देखो, अगर हम मैट्रिक्स की बात करते हैं तो इट इज अ नॉन सेलुलर पार्ट मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स या म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, जिसका एक एग्जांपल मैंने दिया हाइलुरोनिक एसिड। अगर हम सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स में क्या क्या प्रेजेंट है, फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल्स, मैक्रोफेज, क्रोमैटोफोर्स, प्लाज्मा सेल्स, एडिपोज सेल्स, बोन एंड कार्टिलेज सेल्स। कितने सारे सेल्स है ना, डिटेल में सीखेंगे इसको, मजा आएगा, राइट। और फाइबर्स में हम देखेंगे इलास्टिक फाइबर्स, व्हाइट कोलाजन फाइबर्स एंड रेटिकुलर फाइबर्स। तो बस इतना याद रखना कि इन्हीं तीनों के कॉम्बिनेशन से ही क्या बन जाता है अपना कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू के क्या क्लासिफिकेशन है, उसके क्या एग्जाम्पल्स है, बॉडी में कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है ना, और उसके एग्जाम्पल्स क्या है, तो ये सब हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून, कीप स्टडिंग, एनर्जी को बरकरार रखना, मुस्कुराते रहना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच क्लास, थैंक यू सो मच।